हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं बता दूं, आज हम लोग एक नए सेशन के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोग प्रारंभ से ही भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के वीडियो को अपलोड किए हैं, उनका चर्चा किए हैं। बिहार के जनगणना के बारे में चर्चा किए हैं। लेकिन मैं साथियों बता दूं, वो सीरीज मेरा जारी रहेगा। सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से हम वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप लोगों को तैयारी में किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। लेकिन 67वीं बीपीएससी जो आने आने वाला है, इसके बाद फिर 68वीं बीपीएससी सचिवालय सहायक, और एक चीज़ मैं विशेष रूप से बता दूं, प्रधान अध्यापक जो मिडिल स्कूल के एचएम का जो परीक्षा जो हाई स्कूल का हुआ था, हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक और मध्य विद्यालय के मिडिल स्कूल के प्रधान अध्यापक, उनका भी परीक्षा होने वाला है। ये सब एग्जाम यानी 67वीं बीपीएससी, 68वीं बीपीएससी, सचिवालय सहायक और प्रधान अध्यापक, इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम है, रेलवे का है, विभिन्न सेक्टर में जो भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में साथियों सेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मान चलिए एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक पर हम कंसेप्ट बनाएंगे। लेकिन अगर हम टेस्ट अगर पर डे दे रहे हैं, इससे क्या होता है, मेरा मूल्यांकन हो पाएगा। हम 1 से 2 दिन के बाद ये सेशन को लाइव के रूप में लेकर आएंगे, और इससे क्या होता है कि मेरा मूल्यांकन हो पाता है। और एक साथ हर विषय के जीके जीएस का, खास करके हम लोग इसमें जीके जीएस, साइंस, करंट में और विभिन्न टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। और साथियों मैं बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ भी लगे, उनका व्याख्या बहुत आसान रहेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि हर क्वेश्चन का मतलब विस्तार पूर्वक चर्चा करें ताकि आप लोगों को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। चलते हैं साथियों, आप सब अंतिम तक वीडियो में बने रहेंगे ताकि अंतिम लास्ट क्वेश्चन भी हो सके आपके तकदीर को बदल दे। साथियों मैं बता दूं, शुरुआत एक सोता, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं अकेला ही चला था, दीवाने वो मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनते गए। आप तैयारी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक एक दिन अगर किसी स्टूडेंट को कुछ कम भी नंबर आएगा, हम रोज प्रयास करेंगे, धीरे धीरे एक दिन मेरा जो है अच्छा खासा स्कोर जाने लगेगा और भारत के हम किसी भी एग्जाम को मतलब क्रैक कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोगों को आर्यन जीएस एकेडमी परिवार की ओर से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया है। उसका पहला टेस्ट सीरीज को आज हम आगाज करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन, संविधान संविधान के निर्माण पर लगभग कितना खर्च हुआ था। साथियों मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण पर लगभग कितना खर्च हुआ था। इसमें आपको पहला ऑप्शन है 64 लाख, दूसरा है 52 लाख और तीसरा है 60 लाख और डी है 50 लाख। क्या आंसर होगा? आप सभी आदमी इस क्वेश्चन के आंसर को बता सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर होगा 64 लाख। ऑप्शन नंबर ए 64 लाख। साथियों में बता दूं कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और क्योंकि मतलब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 64 लाख रुपया संविधान निर्माण में खर्च हुआ था। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। यानी बोलिए, संविधान निर्माण पर लगभग कितना खर्च हुआ था? 64 लाख। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में साथियों आ गया है। फिर इसको देखिए, जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करता। साथियों ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम, यूपीपीसीएस, भारत के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तब इसका अध्यक्षता कौन करता था। अगर हम लोग इसको चर्चा करें, क्या है आंसर, क्या इसमें देख सकते हैं
क्या जीबी मावलंकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और नलिनी रंजन सरकार कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि क्या मतलब है। जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? राजेंद्र प्रसाद। तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा के रूप में, जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में राजेंद्र प्रसाद। मैं आपको छात्रों बता दूं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1146 को बना था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बने थे, जबकि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। साथियों मैं बता दूं, और जीबी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता कौन करता? वहां पर हम लोग क्या बोले, जब सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती उसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? सभी आदमी इसका आंसर आप लोग को पता होगा, क्योंकि पॉलिटी बहुत सिस्टमेटिक तरीका से आप लोग पढ़े होंगे। आशा करते हैं कि मतलब बतौर विधायिका होती तब इसका अध्यक्ष कौन करता? जीबी मावलंकर। कौन करता? जीबी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा में भी कई सारे रोल इनको दिया गया था जिम्मेदारी, और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। जब अंतरिम सरकार बना था 2 सितंबर 1946 को, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके प्रधानमंत्री थे और उपाध्यक्ष थे, जबकि अध्यक्ष भारत के वायसराय हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन, राज्यसभा। साथियों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से? बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? आप उनको मैं बता दूं, जब आप कहते हैं राज्यसभा तो साथियों आप सभी आदमी जानते हैं संसद, और संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हम चर्चा करते हैं, लोकसभा निम्नलिखित निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा का कभी कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 साल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? ये आपको किस देश से लिया गया है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा में जो सदस्य का जो मनोनयन होता है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो 12 व्यक्ति का राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है खास करके, उसका लिया गया है कहाँ से? आयरलैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूएसए से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद कई से लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जबकि विधियों का शासन कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधियों का शासन ब्रिटेन से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यूएसए से स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। इसको रिवाइज करेंगे हम लोग, संविधान के स्रोत में पढ़ाए हैं, उसको भी आप लोग थोड़ा दोबारा फिर से देख लीजिएगा। अमेरिका से क्या बोले? उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ताकि और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी है। और दक्षिण अफ्रीका से जो है राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, जिसके द्वारा चुनाव होता है खास करके, और वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का भी प्रक्रिया लिया गया है, जो भारत के संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन है। इसके बाद आयरलैंड से
नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राज्यसभा में 12 व्यक्ति का जो साहित्य, कला, खेल, विभिन्न सेक्टर में या समाज निर्माण में, देश निर्माण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये चीज लिया गया है। हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग जो संविधान के क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के भाग 9 में क्या वर्णित है? 9 के ख में क्या वर्णित है? संविधान के भाग 9 के ख में क्या वर्णित है? साथियों में एक चीज बता दूं, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था है, चर्चा है, और 9 के क में नगर पालिका है, और 9 के ख में सहकारी समिति है। 9 के ख में क्या है? सहकारी समितियां, बहुत इंपॉर्टेंट। 9 के 9 में पंचायत और 9 के क में नगर पालिका। 9 में पंचायत, 9 के क में नगर पालिकाएं, और 9 के ख में क्या है? सहकारी समितियां। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन को हम रिकॉल करते रहेंगे ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो। साथियों मैं एक चीज बार बार कहना चाहता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन मुझसे ना बने तो मैं आपको एक चीज, आप अंतिम तक वीडियो में बने रहिए, और पर डे हम 1 से 2 दिन के बाद आप लोग के ये सेशन लाइव के रूप में लेकर आएंगे। और आशा विश्वास है कि आपके कामयाबी में एक कदम मेरा भी सहयोग हो। हम यह आशा करते हैं कि आप और किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी के एग्जाम हो, सचिवालय सहायक के एग्जाम हो, विभिन्न राज्य की पीसीएस एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हर जगह से पूछा जाता है। क्वेश्चन पर कोई मुहर नहीं होता है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पर पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछते हैं वो विभिन्न राज्य के पीसीएस में भी पूछा जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आप देखे होंगे साधारण जो क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है, आज के दरोगा से भी टफ क्वेश्चन बिहार पुलिस में देख रहे हैं आप, पूछा जा रहा है। इसीलिए जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर प्रयास कीजिए आप कि मतलब हम लोग 50 क्वेश्चन को अगर लेके पर डे आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन चर्चा हो जाती है। हम लोग मान चलिए चर्चा के भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 में पंचायत है, और 9 के क में नगर पालिका है, और 9 के ख में क्या है? सहकारी समितियां हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको चर्चा करते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है? साथियों हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किए हैं। कह रहे हैं कि मतलब कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत, क्या अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 16? क्या होगा साथियों? इसका अनुच्छेद आंसर होगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, क्योंकि आप जानते हैं कि समान मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29, 30 और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथियों इसी से आप अनुमान लगा सकते हो। कह रहा है कि समानता भारत के संविधान में 14 से 18 तक के अनुच्छेद में वर्णित है। आप देखिएगा 19, 26, 24, 16, इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 19 में राइट टू स्पीच बोलने का अधिकार है। 19 के तहत 6 प्रकार के मूलभूत अधिकार प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 26 आप जानते हैं कि मतलब धार्मिक कार्य के प्रबंधन की बात होती है। और 24 हम लोग चर्चा किए थे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों या विस्फोटक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको चर्चा करते हैं। साथियों अगर एक क्वेश्चन में हम लोग कई क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं, ताकि इसीलिए और इस टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ भी रहे, उनका व्याख्या हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि वो भी उससे भी मेरा क्वेश्चन बन सके और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो पावे। चलते हैं हम लोग। साथियों राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा क्या होगा? 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, कोई नहीं। इसका आंसर होगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। आप जानते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था और 26 जनवरी को अंतिम रूप से संविधान को सभी अनुच्छेद को लागू कर दिया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में
मनाया जाता है। अब लोग देखते हैं एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। ये स्टेटमेंट कौन दिया? क्रांति की तलवार पर, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सी.आर. दास। साथियों में बता दूं इसका आंसर क्या होगा? भगत सिंह। भगत सिंह का 23 मार्च 1931 को फांसी हो गया था भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस में। और जवाहरलाल नेहरू को आप जानते हैं देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। सुभाष चंद्र बोस जो 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, 1939 में भी चुने गए, लेकिन पट्टा विक्रमैया को पराजित किया था, जो गांधी समर्थित उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में कांग्रेस से अच्छा रिश्ता नहीं होने के कारण त्याग पत्र दे दिया और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दी। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1, राजा राम मोहन राय राजा का उपाधि किसने प्रदान किया? साथियों में बता दूं भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को किसने दिया था ये उपाधि? अकबर द्वितीय, स्वामी बिरजानंद, जहांगीर, अकबर। यह आपको अकबर द्वितीय। साथियों में बता दूं अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि देकर अपना पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था। कहाँ पर? लंदन। और वहीं पर इसका मृत्यु हो गया ब्रिस्टल में। इसीलिए राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल ब्रिस्टल लंदन में है। इसलिए साथियों इसको अच्छा तरीका से जानेंगे। और जहांगीर मुगल वंश के शासक हैं, अकबर भी मुगल वंश के महान शासक थे, स्वामी बिरजानंद भी समाज सुधार जुड़े हुए थे, मतलब लेकिन राजा को उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय। आंसर नंबर ए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? बहुत अच्छा छात्रों, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। परमहंस मंडली का स्थापना किसने किया था? परमहंस मंडली। पहला ऑप्शन है अग्निहोत्री, दूसरा है गोपाल हरि देशमुख, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है कोई नहीं। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट। साथियों में बता दूं गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है और कई बार बीपीएससी, यूपीपीसीएस बड़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। और अग्निहोत्री ये जो है खास करके देव समाज का स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। और एक चीज और मैं बता दूं, राजा राम मोहन राय को सभी आदमी जानते हैं, भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक, आधुनिक भारत के पिता, जो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था और सती प्रथा की समाप्ति में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और सती प्रथा को समाप्त करने में इनका अहम रोल है इनके लिए। और अकबर द्वितीय अपना पेंशन बढ़वाने के लिए इसे लंदन भेजा था, ब्रिटेन, और वहीं पर ब्रिस्टल में इसका मृत्यु हो गया। इनका समाधि स्थल ब्रिस्टल लंदन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11, प्रेस की मुक्तिदाता। प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस समाचार पत्र। आप जानते हैं कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन, क्या बोले? लिटन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। लिटन मतलब मुंह बंद करने वाला कानून, जिसके द्वारा समाचार पत्र पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। और बाद में चार्ल्स मेटकॉफ समाचार पत्र पर जितना भी प्रतिबंध था सबको हटा दिया। इसीलिए प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। कर्जन भी भारत के, इसका सटीक आंसर चार्ल्स मेटकॉफ है। कर्जन भी भारत के वायसराय थे, इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। और लॉर्ड लिटन को लूटने वाला बादशाह भी वायसराय कहा जाता है। इसी समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। और मैं एक चीज बता दूं लॉर्ड लिटन के बारे में, इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े साहित्यकार थे। अगर भारत में वायसराय बनकर नहीं भी आता साथियों, हो सके एक साहित्यकार के रूप में से याद किया जाता। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन को। यह है सेटलर आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, सेटलर आयोग। सेटलर आयोग जो है का संबंध है सेटलर आयोग।
स्व से सेटलर, स्व से शिक्षा, स्व से सेटलर, स्व से शिक्षा। सेटलर आयु, सेटलर आयु का संबंध किससे है? शिक्षा से, पत्रकारिता से, लेखक से। ये क्या है? शिक्षा से। शिक्षा से सेटलर आयोग का संबंध कौन सी से? शिक्षा से है। और इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें 2 भारतीय थे। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस, विभिन्न राज्य के पीसीएस, बीपीएससी, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, 2 भारतीय व्यक्ति थे जो इसमें सदस्य थे। सेटलर आयोग, इसका संबंध शिक्षा से है। बहुत अच्छा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13वां है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। क्या बोले? प्रथम भारतीय। साथियों, बीपीएससी का बहुत ही आदर्श क्वेश्चन, लगभग बार एक बार छोड़ एक बार पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर आपको पूछ दे कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नलिनी सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी। क्या होगा इसका आंसर? इसका सबसे सटीक आंसर होगा सरोजनी नायडू। साथियों, मैं बता दूं, सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा बनी थी। इसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का गौरव एनी बेसेंट को बनी थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन बनी थी। तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता, जो 1933 में बनी थी। और इंदिरा गांधी को चौथी महिला अध्यक्ष बनने का आजादी के बाद प्राप्त है, गौरव प्राप्त है। इसे किसको? इंदिरा गांधी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों, जितना इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज बता दूं, यह टेस्ट सीरीज हमारे जितने भी छात्र कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनकी सफलता में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। आपसे आग्रह है कि आप इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, उनको अध्ययन करेंगे, और जो क्वेश्चन मुझे अनजान लगेगा आप अपने डायरी में नोट कर लेंगे। हम लोग पर डे ये टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। फिलहाल अभी 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, लेकिन हम लोग इसकी संख्या को 100 भी करेंगे। पहले हम लोग 50-50 करके 1 से 2 रोज में हम लोग लाइव टेस्ट का सेशन भी आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। आप देखिएगा, तो बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ? क्या 19 जुलाई 1905, 17 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905? साथियों में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में भारत में पूछा जा चुका है, खास करके बीपीएससी के लिए रोल मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी में अकेले 27, 30, 25 से प्लस क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, और हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे भी। इसका सबसे सटीक आंसर होगा बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905। साथियों मैं बता दूं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, जबकि बंगाल विभाजन का घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन का घोषणा? 19 जुलाई 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन का घोषणा प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और मैं आपको बता दूं 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता की टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। सभी क्वेश्चन मार्वलस का ये क्वेश्चन का कलेक्शन है, और आप जब साथियों टेस्ट हर लोगों के लिए जरूरी है, आप कितनों पढ़े हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट लगाते हैं, एक टेस्ट के साथ उससे जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन के बारे में मुझे जानकारी हो जाता है। अभिनव भारत का पूर्व में क्या नाम था? अभिनव भारत का पूर्व में क्या नाम था? मित्र मेला, भारत में ही, सहचर, कोई नहीं। इसका सबसे सटीक आंसर साथियों क्या होगा? मित्र मेला। क्या बोले? मित्र मेला। मित्र मेला खास करके 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर के, क्या बोले, विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा जो है मित्र मेला बाद में अभिनव भारत में बदल गया। भारत मिहिर भी समाचार पत्र था, सहचर भी समाचार पत्र था, लेकिन मित्र मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का। अभिनव भारत। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा जाता है। अपकेंद्रण, परावर्तन, व्यतिकरण। इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का क्या होता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर यह काम करता है। परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन जानते हैं, रिफ्लेक्शन, जब कोई प्रकाश किसी पे पड़ता है और लौट तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं।
इसके बाद व्यतिकरण, आप देखिएगा कि साबुन का जो बुलबुला सा बनता है ये व्यतिकरण के कारण ही बनता है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, तीन बेली राष्ट्रीय उद्यान। साथियों मैं बता दूं बीपीएससी का सबसे आदर्श क्वेश्चन, खास करके बिहार में फिर दरोगा का बहाली आने वाला है, और जब जब दरोगा का एग्जाम हुआ है, पीटी हो चाहे मेंस हो, यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन बेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर बोले? हिमाचल प्रदेश। तीन बेली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का राज्य है और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए हैं। असम का राज दिसपुर, मणिपुर का इम्फाल है। खिजरिया वन्य जीव अभ्यारण्य, खिजरिया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पहला ऑप्शन आपके बीच में आ रहा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, असम। क्या होगा आंसर? अगर आप जानते हैं खिजरिया वन्य जीव अभ्यारण्य। बहुत साथियों मैं बता दूं, जो क्वेश्चन करंट में चर्चा रहता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का रिलेशन करंट से बहुत ही बेहतर है। अगर आपका करंट अच्छा रहता है तो ज्योग्राफी आपका अच्छा रहेगा, और इकोनॉमी का आप देखिएगा हर संभव क्वेश्चन को आप करंट से ही जोड़कर पूछा जाता है। इसका सबसे सटीक आंसर होगा, क्या होगा? गुजरात। खिजरिया वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये रामसर साइट में से सम्मिलित किया गया है। गुजरात का स्थल है कौन सी? खिजरिया। हम लोग देखते हैं भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत? कितना प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण का? क्या 21.71%, 2.91%, दोनों? इसका सबसे सटीक आंसर होगा साथियों 24.62%। 24.62, 24.62% है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 67वें बीपीएससी का जो पुनः जो कैंसिल हुआ उसका पीटी होता है, और खास करके टीचर का भी, मिडिल स्कूल के एचएम का भी, प्राध्यापक का भी जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाने का, सचिवालय सहायक भी है। बहुत ही आदर्श क्वेश्चन है, इसको हम लोग को समझना चाहिए, जानना चाहिए। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? चाइना, भारत, रूस, पेरू। क्या होगा? सबसे सटीक आंसर होगा इसका चाइना। क्या होगा साथियों? चाइना। कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज देखिएगा, भारत के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और रूस का राजधानी मॉस्को। हाल फिलहाल में अभी रूस और यूक्रेन के बीच में काफी युद्ध चलता है, और यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को ऑपरेशन गंगा के द्वारा जो है लाया जा रहा है। और पेरू का राजधानी लीमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा उमलिंगला दर्रा किस दर्रा का मतलब है साथियों? पास। किसी पर्वत पहाड़ को काट कर जाने का जो रास्ता बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा, पास। उमलिंगला दर्रा कहां पर है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। इसका सबसे सटीक आंसर होगा साथियों लद्दाख। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यह दोनों भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जब केंद्र शासित प्रदेश का बात आया, रेलवे के एग्जाम, ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और भारत में 28 राज्य है। देखते हैं वृक्ष मित्र के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? साथियों इस क्वेश्चन को हम लोग जीके के साथ करंट को जोड़े हैं। वृक्ष मित्र आप जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुण, चंद्रा तोमर, ओम नाम्बियार, कोई नहीं। और आप देखिएगा इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुण। यह चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था, मैं आपको बता दूं 1972 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुण वृक्ष में लिपट जाते थे। अगर कोई वृक्ष को काटते हैं, बिना कामयाब वृक्ष को, इसको नहीं काटना चाहिए। और चिपको ओमेन के नाम से गौरी देवी प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोगों को जानना चाहिए। चंदा तोमर को, ये चंद्रा है लेकिन एक चंदा तोमर नाम आता है, दूसरा नाम आता है, उसे शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध है। जानिएगा, आप लोग करंट में भी पढ़िएगा। आगे हम लोग देखते हैं सबन कामा, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बीपीएससी में ये सब क्वेश्चन आदर्श है।
सबनकामा ज्वालामुखी कहां पर है? पेरू, चिली, जापान, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सटीक आंसर? आप 10 सेकंड का समय लगा सकते हो। सबनकामा ज्वालामुखी कहां पर है? पेरू, चिली, जापान। सबसे सटीक आंसर क्या होगा इसका? पेरू। सबनकामा ज्वालामुखी कहां पर है? पेरू में। पेरू की राजधानी लीमा है, चिली का राजधानी सेंटियागो है, जापान का राजधानी टोक्यो है। हाल फिलहाल में जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का देहांत हो गया, उनको मार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के साथ उनका अच्छा रिश्ता था। महिला सेक्स हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। सभी साथियों में बता दूं, महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष सेक्स हार्मोन है। इसीलिए जानना चाहिए, बार बार बीपीएससी में भी कई बार ये पूछा गया है। आप जानते हैं खास करके ह्यूमन बीइंग में खास करके जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, आप सभी आज में जानते हो 12 या 14 ईयर्स के बाद महिला में एक विभिन्न प्रकार से चेंजिंग होने शुरू हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है, जो 45 से 50 साल तक लगातार रूप से चलते रहता है। मेंस्ट्रुअल फेज समाप्ति के बाद जब वो मेल के साथ स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट बनता है, फिर चाइल्ड का डेवलपमेंट होना प्रारंभ होता है। हम लोग पढ़ेंगे इसको विस्तार से। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? महिला सेक्स हार्मोन है। ल्यूकोप्लास्ट, साथियों ल्यूकोप्लास्ट इसका हिंदी होता है अवर्णी लवक। क्या होता है? अवर्णी, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। साथियों में बता दूं पहले, इसमें ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक कहां पाया जाता है? प्लांट के जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। इसका सबसे सटीक आंसर होगा जड़। क्या होगा? जड़। मैं आपको बता दूं, लवक जो है प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें? प्लांट सेल में पाया जाता है। और लवक 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का हिंदी होता है अवर्णी लवक। ओ मीन्स नहीं, वर्ण बराबर कलर, रंग, जिसका कोई रंग नहीं हो। तो पौधा के जड़ का कोई कलर नहीं होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? पेड़ पौधा के जड़ में। क्रोमो, क्रोमो मतलब कलर, क्रोमो मतलब कलर, मतलब क्या? जो प्लांट का कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट। तो कलर प्लांट के कौन भाग में होता है? फूल में और फल में। फूल में, फल में। तो क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? फूल और फल में। और क्लोरोप्लास्ट हिंदी होता है हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरित लवक। क्या बोले तो वो कहाँ पाया जाता है? प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जो हरा होता है? हम लोग समझ सकते हैं हरा कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? तो तना होता है, पत्ती होता है। छात्रों पाया कहाँ जाएगा साथियों? क्लोरोप्लास्ट तना और पत्ती में। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक जिसका कोई कलर नहीं होता, कहाँ पाया जाएगा? वो पौधा के जड़ में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पत्ती और तना में। क्रोमोप्लास्ट फूल और फल में। इस प्रकार से इसको हम लोग याद रखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? मतलब बॉडी के किस ऑर्गन में विटामिन ए जो है भंडारित रहता है, संचित रहता है? छात्रों बार बार बीपीएससी के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अगर 30 क्वेश्चन साइंस का है, मिला जुला के 15 से 17 18 क्वेश्चन साइंस में बायोलॉजी से ही है। 15 से तो कम, आधा अकेले बायोलॉजी पूछ लेता है। यकृत में, त्वचा में, फेफड़ा में, गुर्दा में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पर? यकृत में। यकृत में, लीवर में, इसका इंग्लिश क्या होता है? लीवर, यकृत में। और बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड भी है लीवर, और लीवर से बाइल जूस स्रावित होता है। क्या बोले? पित्त रस। क्या होता है? पित्त रस। त्वचा जान रहे हैं बॉडी में। फेफड़ा खास करके श्वसन ऑर्गन है। किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है। एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रकार के परमाणु किसमें पाया जाता है? तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में, सभी में। क्या होगा? आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझ सकते हैं। और छात्रों में बता दूं, एक बार बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा है और भी कई बार पूछा हुआ है। इसका शब्द होगा तत्व, एलिमेंट। तत्व क्या होता है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही परमाणु से बना होता है। बात समझे? जैसे हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन का परमाणु। ऑक्सीजन, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जबकि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। जैसे जल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल बनता है। जबकि मिश्रण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या होता है? मिश्रण बनता है। फिर उसका विभिन्न प्रकार कई टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है।
किस विधि से किसको अलग किया जाता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश वर्ष का संबंध है ऊर्जा से, चाल से, दूरी से, तीव्रता से। सभी आदमी समझ गए क्वेश्चन, बहुत आसान है। प्रकाश वर्ष किसका है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। दूरी, क्या बोले? दूरी। छात्रों कई बार पूछ लेता है दूरी, चाल, ऊर्जा कैसी राशि? अदिश राशि है। कैसा? अदिश। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या होता है? सदिश राशि है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसको देखेंगे हम लोग। अब है हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? छात्रों इसको बारीकी से, हड्डी से हड्डी है और हड्डी से हड्डी के जोड़, हड्डी से हड्डी को अगर हम लिंक कर रहे हैं तो क्या होगा? हड्डी से हड्डी, लिगामेंट। क्या बोले? लिगामेंट। हड्डी से हड्डी जब आपस में जुड़ता है क्या होता है? लिगामेंट। क्या बोले? लिगामेंट। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहेंगे? साथियों में जो आंसर होता है, आंसर पर हम लोग कुछ ज्यादा जोर देते हैं। जोर देने पर क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क पर भी, आप जानते हैं, हम लोग किसी चीज को जब बार बार वॉच करते हैं हमारे अंदर एक संवेदना होता है, फिर उस चीज को धीरे धीरे दिमाग के थर्ड लेयर में, आप जानते हैं, हम लोग बायोलॉजी में उसे विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो क्या बोले? और टेंडन बात आया। टेंडन क्या होता है? अब की बार सीडीपीओ में पूछा था, मांसपेशी से हड्डी को जोड़ता है। क्या बोले? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। जब हड्डी की बात आया तो वयस्क में क्या होता है? 206 हड्डी। इन्फेंट, जो बच्चा जस्ट नवजात जन्म लेता है उसमें क्या होता है? 300। थोड़ा सा बड़ा बच्चा बड़ा, उसमें क्या? 208। हम लोग एडल्ट में क्या होता है? 206। ये जानना चाहिए, हम लोग को जानेंगे। उत्तक, टिश्यू, हम लोग आगे इसका भी अध्ययन करेंगे। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, कई बार पूछा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सबसे सटीक आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोले? सिल्वर ब्रोमाइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। सल्फ्यूरिक अम्ल 63वीं बीपीएससी में पूछा था साथियों। कार की बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, ब्रोमीन, क्या होगा? गैसीय, सभी क्या होगा? मतलब कौन ऐसा धातु? और धातु पारा। पारा के बारे में आप जानते हो, पारा क्या है? मेटल है, पारा धातु है। इसका आंसर होगा ब्रोमीन। साथियों मैं बता दूं, एकमात्र ऐसे धातु है, मेटल है, पारा, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर बोले अधातु, और धातु क्या होगा? ब्रोमीन। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। अब है केरोसिन तेल। केरोसिन तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन है? साथियों आप जानते हैं सोडियम, लेकिन आप जानिए पोटासियम और सीजियम। पोटासियम और सोडियम तो होता ही है, पोटासियम, सीजियम, इसका आंसर होगा सही। सभी पोटासियम, सीजियम और सोडियम तो होता ही है, हम लोग इनको जानेंगे। अब एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लव। नाम सुन के तो बड़ा खुशी होगा। लव का शब्द मैंने प्यार से आवाज में सुनते होगा, वो बढ़िया शब्द आया, उसी पर है लव शब्द। है कौन? सचिवालय में पूछा था क्वेश्चन, सचिवालय का पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। ये लव शब्द का संबंध है टेनिस से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, पोलो से। किस चीज से है लव शब्द का संबंध? जो है लव शब्द का संबंध जो है टेनिस से है। क्या है? टेनिस से। लव शब्द का संबंध किस चीज से है? टेनिस से है। जब टेनिस में स्कोर 0 हो जाता है तब उनको हम लोग लव कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब टेनिस में स्कोर 0 हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लव। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का प्रथम राज्यपाल, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। जयराम, दौलत राम, श्री कृष्ण सिंह, ललित नारायण मिश्रा, क्या होगा? हमको लगता है सब आदमी मुस्कुराते होंगे, कितना आसान क्वेश्चन आ गया। कैसे साथियों, कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं है। कई बार बीपीएससी में पूछा है कि रांची किस राज्य का राजधानी, इसलिए आसान क्वेश्चन को भी हम लोग सबको जानना चाहिए। इसका सटीक आंसर होगा जयराम दास दौलत राम। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहली बार आजादी से पहले जब बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो मोहम्मद यूनुस मुख्यमंत्री उस समय बने थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो प्रथम बार श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने।
NITI नीति, इसका जो है NITI नीति, NITI नीति, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? साथियों मैं बता दूं, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, 2015, 2016, 2014, 2017। क्या होगा? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2015 में। 2015 में। साथियों मैं आपको बता दूं, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 64वें बीपीएससी में इसका फुल फॉर्म पूछा। नीति आयोग, मैं आपको बता दूं, जब एनडीए की सरकार बनी थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, तो 15 अगस्त को देश के मंच से नीति आयोग बनाने का घोषणा किया था, योजना आयोग की जगह पर। पहले यहाँ पर योजना आयोग था। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था और घोषणा हुआ 15 अगस्त को, लेकिन 1 जनवरी, कब बोले? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ। और मैं आपको बता दूं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। धन्यवाद। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त। इसका सटीक आंसर होगा 7 अगस्त। 7 अगस्त साथियों मैं बता दूं क्यों मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में 87.5, साथियों इस बात को आप जानेंगे, 87.5 मीटर में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। उसी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। इसीलिए करंट से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी के एग्जाम में भी, सीडीपीओ के एग्जाम में भी जो हुआ है, जो बीपीएससी कैंसिल हो गया, वहां भी ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा और सीडीपीओ में भी पूछा। और मैं आपको बता दूं, ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल पर होता है, जबकि कोरोना जैसे महामारी के कारण 2020 में ओलंपिक नहीं हो पाया और 2021 में ओलंपिक संपन्न हुआ। एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ? 1966, 1964, 1967। कब हुआ? इसका सबसे सटीक आंसर होगा 1966। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की मनीला में है। कहां पर है? मनीला में है। बहुत अच्छा। जनजातीय गौरव दिवस साथियों, अब वो बात धीरे धीरे पुरानी हो रही है कि आपको नहीं पूछेगा। थल निशाना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। धीरे धीरे नया दिवस जो बन रहा है, उनको भी हम लोग को याद रखना है और क्वेश्चन वहां से ज्यादा पूछे जाने की संभावना बनती है कि लड़का कितना एक्टिव है। हम बार बार चर्चा करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के लिए कि पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता, अनपढ़ तो वह है जो सीखना नहीं चाहता। आप में सीखने की ललक हो, आप किसी भी एग्जाम को फेस कर सकते हैं, चाहे वो कठिन से कठिन एग्जाम हो, लेकिन आपके अंदर जोश और जज्बात रहे। ऐसा नहीं रोड पर चल रहे हैं, लग रहा कि मर्तवार के तरफ चल रहे हैं, सो नहीं। आपके अंदर एक जोश बना रहे ताकि आप किसी भी एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए आप सक्षम। आपको अगर एक सीट है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 16 नवंबर, 14 अक्टूबर। साथियों इसका सबसे सटीक आंसर होगा 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा के सम्मान में ही ये मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है साथियों? कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 2011 जनगणना के बारे में हम लोग चर्चा की है, जनगणना का वीडियो भी है, आप वहां पर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं जो वीडियो डाला गया है जनगणना का। मैं आपको 1 से 2 रोज में जनगणना के एमसीक्यू को भी डालेंगे और बहुत ही आदर्श क्वेश्चन है, उसमें भी महिला से जुड़ा अगर कोई क्वेश्चन होता है बीपीएससी उनको, चाहे ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला जूलिया गिलार्ड प्रधानमंत्री बनी थी, वो पूछ दिया। यूंगी सिनवात्रा को पूछ चुका है। चाहे किसी भी देश में अगर महिला प्रथम बार बनती है तो उसको बीपीएससी आदर्श मानता है, जरूर वहां से पूछने का प्रयास करता है। इसीलिए हम लोगों को जानना चाहिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है?
सबसे सटीक आंसर होगा 64.6%, 64.6%। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ये सब क्वेश्चन आपको डाटा सहित याद रहना चाहिए। कितना बोले? 64.6%। 64 100 में 64.6% महिला क्या है? साक्षर है भारत में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है साथियों? 324 किलोमीटर, 382 किलोमीटर, 1106 किलोमीटर। क्या होगा? इसका सबसे सटीक आंसर होगा 1106 किलोमीटर। और साथियों मैं बता दूं, जो 382 है उसमें फंसना नहीं है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। और 324 का भी डिजिट आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। 2001 के जनगणना के अनुसार से 2001 के जनगणना के अनुसार से 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर खास करके भारत का जनसंख्या घनत्व था। क्या बोले? 1106 व्यक्ति। पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व के मैटर पर बिहार 1 नंबर पर है। और सबसे नीचे अगर कहा जाए अरुणाचल प्रदेश है। हम लोग जनगणना में विस्तार से चर्चा किए हैं। स्पेन की विमान सेवा, स्पेन की विमान सेवा का क्या नाम है? बहुत अच्छा। ऑप्शन ए इबेरिया, ऑप्शन बी सुनेमा, ऑप्शन सी एरोफ्लोट और ऑप्शन डी लुफ्थहांसा। क्या होगा इसका सटीक आंसर साथियों? हर बार बीपीएससी में 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन विविध से पूछा जाता है। हर एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम हो, एसआई के एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, और एक प्राध्यापक का भी एग्जाम होने वाला है। जो हमारे शिक्षक बंधु हैं जो मिडिल स्कूल का एचएम बनने का सोचते हैं वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे। और हमको लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको भी होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बीपीएससी लेवल, जो भी राज्य के पीसीएस लेवल है, और हर एग्जाम को ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। और देखिएगा इसका आंसर होगा इबेरिया, स्पेन इबेरिया, स्पेन इबेरिया। एरोफ्लोट रूस का है, एरोफ्लोट लुफ्थहांसा जर्मनी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इनको जानेंगे। देखिएगा नेपाल के संसद का क्या नाम है साथियों? क्या बोले? नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत, जातीय संसद, शोरा, सोजिम। हर कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है साथियों। मैं आपको बता दूं, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत सबसे सटीक आंसर क्या होगा? यह है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल के संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। और जाइएगा कहीं नहीं, जातीय संसद ये बांग्लादेश का है। शोरा भी किसी देश का है, अफगानिस्तान का। हमको लगता है कि आप लोग को याद होगा अफगानिस्तान का शोरा। सोजिम किसका है? सोजिम पोलैंड का है। पोलैंड। हम लोग इसी प्रकार से विभिन्न सेट में कुछ विविध को डालेंगे ताकि आप विविध का भी आपको जानकारी हो जाएगा, मिसलेनियस टॉपिक का। कौन किसी विटामिन का रासायनिक नाम नहीं है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज पता चलेगा कि आप लोग विटामिन के नाम को कैसे याद रखे हैं। कौन किसी विटामिन का नाम नहीं है? कौन? बायोटीन, थायमीन, फॉलिक अम्ल और मेनोफेन। क्या होगा इसका आंसर सटीक? कौन विटामिन का नाम नहीं है साथियों? मैं बता दूं, बायोटीन B7 का नाम है, थायमीन B1 का नाम है, फॉलिक अम्ल B11 का नाम है और मेनोफेन कोई भी विटामिन नहीं है। कोई भी विटामिन का ये नाम नहीं है। तो इसका तीनों आंसर जो है सही है। थायमीन का B1, बायोटीन का B7 और फॉलिक अम्ल B11। मेनोफेन कोई विटामिन नहीं है। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखा है? भारत की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबुर्नी, इत्सिंग, वेनसांग और फाइयान। साथियों मैं बता दूं, इसका सबसे सटीक आंसर होगा अलबुर्नी, जो खारिज या खीब के रहने वाले हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे अलबुर्नी, और वही तहकीक हिंद पुस्तक लिखा था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में चाइना से भारत आया था। वेनसांग भी 629 में चला था, चाइना से 630 में पहुंचा और लगभग 15 साल तक भारत में रह के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और इन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी इकट्ठा प्राप्त किया। वेनसांग को मैं बता दूं
प्राचीन भारत में यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग हाहियान, ह्वेनसांग किसके समय में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में। और हाहियान, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन और इत्सिंग भी चाइना यात्री, इत्सिंग, ह्वेनसांग, हाहियान, अलबुर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी यात्री थे। और भारत की खोज कौन लिखा? अलबुर्नी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तृतीय जैन तीर्थंकर कौन थे? साथियों में बता दूं, पिछला बार दरोगा की पीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा था। शांति, महावीर, संभव, अजितनाथ, क्या होगा? सबसे सटीक आंसर होगा संभव, संभव, संभव। तृतीय जैन तीर्थंकर कौन है? संभव। और इसके बाद देखिएगा, और महावीर जो है खास करके 24वां है और अजितनाथ दूसरा है। शांति शायद 16वां है, शांति 16वां है, महावीर 24वां, संभव तीसरा और अजितनाथ दूसरा है। हम लोग देखेंगे। शांति का नोबेल 2021 किसे दिया गया? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट, शांति का नोबेल मारिया रेसा, मुराटोव, दोनों कोई नहीं। क्या होगा? सबसे साथियों इसका आंसर दोनों हो जाएगा, मारिया रेसा और मुराटोव। और मारिया रेसा फिलीपींस के हैं और मुराटोव रूस के हैं। और दोनों का व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित के लिए नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल मिला था। मैं आपको बता दूं, नोबेल प्राइज बहुत क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा में, रसायन में, भौतिकी में, इसके बाद साहित्य में, इसके बाद शांति में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है। 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज प्रारंभ हुआ है, जबकि अर्थशास्त्र का 1967 से प्रारंभ हुआ था, 67 में ही घोषणा हुआ था उनका। चलते हम लोग आगे। 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका क्या? 128, 121, 124, 102, क्या है? 128 पद्म पुरस्कार। आप जानते हैं अनुच्छेद 18 का अपवाद है पद्म पुरस्कार। 4 आदमी को पद्म विभूषण। मैं आपको बता दूं, भारत के वरीयता क्रम में इसी पुरस्कार को वरीयता क्रम में जगह दिया है भारत रत्न को। भारत रत्न उसी के अंतर्गत, अगर सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार है भारत रत्न, 2 नंबर पर पद्म विभूषण, 3 नंबर में पद्म भूषण, 4 नंबर में पद्म श्री। तो इसमें जो पद्म पुरस्कार 128 है, इसमें 4 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया, इसको ज्यादा याद रखना है। और 4 लोगों को पद्म भूषण और 107 आदमी को पद्म श्री दिया गया है। 107 आदमी को आप निकाल लीजिएगा, यानी कुल मिलाकर 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वाड का सम्मेलन, क्वाड 2022 कहाँ संपन्न हुआ? CDPO के एग्जाम में भी क्वाड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा था। कि साथियों में बता दूं, टोक्यो, वाशिंगटन DC, नई दिल्ली, कैनबरा, इसका क्या होगा? टोक्यो में। कहाँ हुआ? टोक्यो में क्वाड का सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? टोक्यो में। क्वाड का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? टोक्यो में। और मैं आपको बता दूं, क्वाड का स्थापना जो है 2007 में हुआ था। और क्वाड में 4 देश, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश है। अब की बार CDPO के एग्जाम में भी पूछा है, इसलिए हम लोग को जानना चाहिए। ये जो बाइडेन, ये भी क्वेश्चन खास करके BPSC में पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर पूछा जाने की संभावना बनता है। जो बाइडेन अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति है? साथियों हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर करंट को पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर किसी पद पर है, उनके क्रम भी जानने का कोशिश करेंगे। इससे तो जो बाइडेन जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, इनका क्रम क्या है? 46 में, 47 में, 48 में और 50 में। इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? 46 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 में। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन छात्रों आज के सेट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है CDPO के एग्जाम में, इसीलिए ये क्वेश्चन को किसी क्या प्रमाण पत्र का कोई जरूरत नहीं है, और भी एग्जाम में पूछा जाता रहेगा ये क्वेश्चन। देखिएगा, नोगोजी ओंकोजी इबोला किस देश की है?
जापान, अमेरिका, नाइजीरिया, रूस, ये नाइजीरिया की है। और मैं आपको बता दूं ये WTO का अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है और ख़ास करके अफ्रीका का भी पहली महिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। किसी भी संगठन का अगर पहली महिला को जिम्मेदारी मिलता है अध्यक्षता करने का, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथियों, इस प्रकार से सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।